हाय एवरीवन, आई एम बबली। आप देख रहे हैं बबली एडू। तो इंग्लिश का सैम्पल पेपर सेकंड वाला सोल्व करेंगे हम इस वीडियो में। फर्स्ट सैम्पल पेपर था वो ऑलरेडी सोल्व कर लिया था हमने। सेकंड वाला प्रैक्टिस पेपर वो सोल्व करेंगे हम। इंग्लिश का है 60 मार्क्स का। ये 2023-24 के लिए है। ये सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं जिसमें रीडिंग सेक्शन है, जिसमें एक पैसेज दे रखा है वो रीड करते हैं। Contrary to common belief, deserts are not just endless stretches of barren sand, they are diverse landscapes that can feature hills, mountains, and even oases where life thrives around water sources. नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि डेजर्ट्स में रेत होगा या गर्मी होगी, यही होगा, लेकिन बल्कि डाइवर्स लैंडस्केप है जहाँ पर हिल्स है, माउंटेन्स है। ओआसिस क्या होता है, मीन्स पूरे रेगिस्तान में ऐसा पार्ट हो जहाँ पर ग्रीनरी हो, पानी हो, तो ऐसा ओआसिस भी है वहाँ पर। डेजर्ट्स आर होम टू यूनिक फ्लोरा एंड फ्योना adapted to extreme conditions of dryness and temperature variations. Plants like cacti have evolved to store water, while animals such as camels and small nocturnal creatures survive with minimal water. Nocturnal creatures कौन से होते हैं? जो रात को एक्टिव रहते हैं, रात को जागते रहते हैं, ऐसे creatures होते हैं। Deserts may be hot like the Thar, और थार डेजर्ट की तरह ये गर्म, और कोल्ड लाइक लद्दाख, बट दे ऑल शेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग ड्राई. These ecosystems, often misunderstood, play a crucial role in nature's balance, offering beauty and biodiversity in their harsh arid conditions. तो पैसेज रीड कर लिया, आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट यूनिक फीचर्स डू कैक्टस प्लांट्स हैव टू अडेप्ट टू डेजर्ट कंडीशंस। तो मैंने अंडरलाइन की थी, कैक्टस के पास क्या फीचर है? हैव इवॉल्व्ड टू स्टोर वाटर करने का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? दे स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज एन ओएसिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ डेजर्ट। तो ओएसिस क्या होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। सैंड ड्यून, ड्राई बैरन एरिया, ग्रीन एरिया विद अ वाटर सोर्स, सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन एरिया होता है विद अ वाटर सोर्स। थर्ड क्वेश्चन है, विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये तो सभी को पता ही होगा कौन सा एनिमल है। ए, द कैमल। कैमल को क्या बोला जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द पैसेज चैलेंज द कॉमन परसेप्शन ऑफ डेजर्ट्स by highlighting the biodiversity and adaptations in deserts, भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन करने के बाद ही वो चैलेंज करता है पैसेज कॉमन परसेप्शन जो डेजर्ट्स के लिए बना रहता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म नॉक्टर्नल रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेजर्ट एनिमल्स। तो कौन से एनिमल्स बताए थे मैंने? द एनिमल्स डेट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, सी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड पैसेज है, इसको रीड करते हैं। मिस वर्मा 8th ग्रेड एट सनशाइन स्कूल डिसाइडेड टू सेट अप अ स्मॉल लाइब्रेरी इन देयर क्लासरूम। तो मिसेस वर्मा क्या 8th क्लास के लिए क्या डिसाइड करती है? छोटी सी लाइब्रेरी डिसाइड करती है सेटअप करने की। दे कलेक्टेड बुक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड मैनेज टू गैदर 150 बुक्स गैदर कर ली उन्होंने। द क्लास वॉज डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स, ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट जनरस। तो 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दी क्लास। दे रियलाइज्ड दैट मिस्ट्री बुक्स वर द मोस्ट डोनेटेड, और विद 40 बुक्स के साथ जो मिस्ट्री बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा डोनेट हुई। वाइल साइंस फिक्शन हैड द लिस्ट विद 10 बुक्स। द क्लास डिसाइडेड टू सेल बुक मार्क्स टू बाई मोर साइंस फिक्शन बुक्स। दे सोल्ड ईच बुक फॉर ₹20 एंड रेस्ड ₹600 इन टोटल। विद द मनी दे बोट 15 मोर साइंस फिक्शन बुक्स एट ₹40 ईच, बैलेंसिंग द जनरस एंड एडिंग टू देयर लाइब्रेरी कलेक्शन, मेकिंग रीडिंग मोर डाइवर्स एंड इंजॉयबल फॉर एवरीवन। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बुक्स डिड द क्लास लाइब्रेरी स्टार्ट विद। तो कितनी बुक्स है? 150 बुक्स से, ये लाइन दे रखी है 150 बुक्स से, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेलिंग बुक मार्क्स। बुक मार्क सेल करने का क्या पर्पस था? क्योंकि बहुत कम डोनेट हुई थी साइंस फिक्शन, ओनली 10 बुक्स हुई थी, तो इसलिए उनको खरीदने के लिए बुक मार्क सेल की गई टू परचेज मोर साइंस फिक्शन बुक्स, से राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच जनर हैड द मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स डोनेटेड। तो कौन सी बुक्स ज़्यादा डोनेट की गई थी? मिस्ट्री बुक्स, भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेस्ड ऑन द अमाउंट रेज्ड फ्रॉम सेलिंग बुक मार्क्स, हाउ मैनी बुक मार्क्स वर सोल्ड बाय द क्लास। तो कितनी अमाउंट रेज की गई थी? देखो ये लाइन दे रखी है। ईच बुक मार्क उन्होंने ₹20 की सेल की थी, और कितनी मनी हो गई थी? 600। तो कैसे निकालेंगे? 600 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया? 30। तो कितनी बुक मार्क्स सोल्ड की गई थी? 30, भी राइट आंसर हो जाएगा। अब आफ्टर बाइंग 50 मोर साइंस फिक्शन बुक्स, हाउ मेनी साइंस फिक्शन बुक्स डज द लाइब्रेरी हैव इन टोटल। तो कितनी टोटल हो गई? बाद में 15 और खरीद ली थी, और पहले कितनी थी? 10 पहले से ही थी, 10 तो पहले से ही थी, और फिर बाद में 15 और खरीद ली, तो इनके एडिशन के बाद कितना आंसर आ जाएगा? 25, भी राइट आंसर हो जाएगा 25।
तो सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट द लाइन ग्राफ डिपिक्टिंग द एवरेज टेस्ट स्कोर्स इन इंग्लिश फॉर क्लास 8th अक्रॉस 4 क्वार्टर्स ऑफ द एकेडमिक ईयर 2022। तो क्वार्टर 1 में कितना लिया 51%, सेकंड में 54, फिर थर्ड में 68, 72। तो ऐसे क्या है इंग्लिश में उसकी क्या ग्रोथ होती गई। देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मीन्स स्टूडेंट की है वो ग्रोथ हो रही है किसमें, इंग्लिश में। तो क्या बताना, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 60-80 वर्ड्स फोकसिंग ऑन द ट्रेंड्स इन स्कोर्स, कंसिडर हाउ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस सच एज एंगेजिंग इन रीडिंग प्रोग्राम्स, लिटरेरी फेस्टिवल्स और इंटरेक्टिंग लैंग्वेज वर्कशॉप्स माइट हैव इम्पैक्टेड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन इंग्लिश। तो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है 60-80 वर्ड्स में, कैसे रीडिंग प्रोग्राम्स, लिटरेरी फेस्टिवल्स और भी वगैरह ये वर्कशॉप है, इन्होंने कैसे हेल्प की, किससे, उसकी इंग्लिश स्किल है वो डेवलप हुई और क्या हुआ, उसकी ग्रोथ हुई, अच्छी इंग्लिश में मार्क्स हुए। तो ऐसा ही ये सारी बातें आपको पैराग्राफ में लिख देनी है। 6 मार्क्स का ये। और में क्वेश्चन दे रखा है, यू आर इन चार्ज ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस क्लब एट ब्लू बेल स्कूल, योर स्कूल विल हैव अ स्पेशल टॉक अबाउट हेल्दी ईटिंग, कोल्ड बैलेंस्ड डाइट एंड न्यूट्रिशन, एंड फेमस फूड एक्सपर्ट विल कम टू स्पीक। फेमस फूड एक्सपर्ट आएगा तो बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन ये स्पेशल टॉक रखी गई है। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड टू टेल स्टूडेंट्स अबाउट दिस टॉक, इनका कब होगा, कहाँ होगा, हाउ दे कैन साइन अप टू बी देयर, कैसे वो यहाँ पर आ सकते हैं। आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए नोटिस लिखना है। ओके, कितनी वर्ड लिमिट दे रखी है 60-80 वर्ड्स में। 4th क्वेश्चन है, यू रिसेंटली विजिटेड अ हिस्टोरिकल प्लेस विद योर स्कूल, राइट अ लेटर टू अ रिलेटिव डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस, क्या आपने सीखा, क्यों उन्हें उस प्लेस पर जाना चाहिए, शेयर योर एंथुसियाज्म एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यू फाउंड आउट। तो आप भी कहीं अच्छी जगह जाते हो, हिस्टोरिकल प्लेस पर जाते हो या किसी टेम्पल पर जाते हो, अगर आपको वो जगह वो प्लेस अच्छा लगता है तो आप अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को बताते हो कि ऐसे ऐसे आपको भी जाना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर ट्रैवल भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही आपको लेटर लिखना है अपने रिलेटिव के लिए, ये सारी ही बतानी है, अपना एक्सपीरियंस बताना क्या आपने सीखा और क्यों इतनी खास जगह है वो। तो आपको ऐसे सारी डिटेल्स दे देनी है 60-80 वर्ड्स में। और में क्वेश्चन दे रखा है, यस्टरडे यू हैड द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू मीट समवन हु डीपली इंस्पायर्ड यू, इन योर डायरी एंट्री रिफ्लेक्ट ऑन दिस एक्सपीरियंस इन अबाउट 60-80 वर्ड्स, इन योर एंट्री मेक श्योर टू इंक्लूड। तो आपको क्या एक अपॉर्चुनिटी मिली ऐसे आदमी से मिलने की जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, तो अपनी डायरी एंट्री में अपना एक्सपीरियंस बताना है 60-80 वर्ड्स में। क्या क्या उसमें इंक्लूडेड पॉइंट्स होने चाहिए, who this person is and circumstances of how you meet him, what qualities, actions of his and found particularly inspiring, describe any conversation or interactions you had this person। तो ये सारी हिंट दे रखी है आपकी डायरी एंट्री में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, आप कैसे मिले, कैसे उन्होंने आपको इंस्पायर किया, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में, ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन देना है। और 60-80 वर्ड्स में वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। 6 मार्क्स का ये सेक्शन से ग्रामर का जो 14 मार्क्स का है। 5th क्वेश्चन है, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फिल करने आपको। इन माई सिटी देयर इज डैश म्यूजियम डेट एवरीवन शुड विजिट। तो क्या आएगा, इन माई सिटी देयर इज अ म्यूजियम, बी राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन आई एंटर्ड डैश बिल्डिंग, व्हेन आई एंटर्ड द बिल्डिंग, तो सेकंड का ए हो जाएगा। द फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड वॉज डैश इनर्मस डायनासोर स्केलेटन। इनर्मस, तो ई की साउंड आ रही है, ई क्या होता है, वॉवल होता है, तो वॉवल में क्या लगाते हैं हम, एन लगाते हैं, तो थर्ड में एन आ जाएगा। आई स्पेंट डैश आवर जस्ट लुकिंग एट, तो आवर ओ की साउंड आ रही है तो क्या आएगा, आई स्पेंड 10 आवर जस्ट लुकिंग एट, तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। लुकिंग एट डैश एग्जिबिट, लुकिंग एट एन एग्जिबिट, इसमें भी एन आ जाएगा, तो फर्स्ट में आएगा ए, सेकंड में क्या आएगा, द बिल्डिंग, द फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड वॉज एन इनर्मस, फिफ्थ में भी और फोर्थ में भी। ओके, 6th क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल वर्ब। तो मॉडल बताना आपको। यू डैश गो टू द पार्टी आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क, अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद आप पार्टी में जा सकते हो। शी डैश बी एट स्कूल बाय नाउ, इट्स पास्ट 9 o'clock, शुड आएगा, शी शुड बी, उसे होना चाहिए अब स्कूल में क्योंकि 9 बज गए हैं। इट डैश बी क्वाइट कोल्ड इन द माउंटेन्स इवन इन समर, तो कुड आएगा, पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि कुड बी क्वाइट कोल्ड इन द माउंटेन्स इवन इन समर, तो पॉसिबिलिटी है कोल्ड हो सकते हैं माउंटेन्स में, समर में भी। दे डैश नोट एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया विदाउट परमिशन, आप विदाउट परमिशन आप एंटर नहीं कर सकते, तो मस्ट, यू मस्ट, यहाँ कोई आपकी इच्छा नहीं पूछ रहा, आपकी डिजायर नहीं है या फिर आपसे परमिशन नहीं मांग रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है स्ट्रिक्ट, यू मस्ट नोट एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया विदाउट एनी परमिशन। क्वेश्चन है, डैश यू हेल्प मी विद माई मैथ्स होमवर्क, कैन यू हेल्प मी, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो मेरे मैथ्स होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें प्रपोजिशंस बतानी है आपको। ऑप्शन दे रखे टू, अंडर, एट, फ्रॉम। तो फर्स्ट है, द कंसर्ट विल स्टार्ट
टाइम दे रखा है 8 PM, तो 8 PM के आगे क्या लगाएंगे, टाइम एट लगाएंगे, एट। द कंसर्ट विल स्टार्ट एट 8 PM। दिस गिफ्ट इज टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, ये गिफ्ट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है। द कैट इज स्लीपिंग, कहाँ सो रही है, अंडर द चेयर, चेयर के नीचे कैट सो रही है। फोर्थ क्वेश्चन है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश द वीकेंड, एक ही ऑप्शन बचता है, फ्रॉम। लास्ट वीक आई गोज टू द जू विद माई फैमिली, इट वॉज एन एक्साइटिंग डे, तो लास्ट वीक गए थे तो पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर गोज की जगह क्या आ जाएगा, वेंट। इनकरेक्ट में गोज आएगा और करेक्ट में क्या आएगा, वेंट, क्योंकि वो गए थे, पिछले वीक गए थे, तो वो हो चुका है, तो पास्ट फॉर्म आएगी, तो इसलिए गोज के प्लेस पर वेंट आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन है वी सा ए लॉट ऑफ एनिमल्स वी ऑल्सो सी सम एलिफेंट्स। अब यहाँ पर तो सा आ गया पास्ट फॉर्म, अब ये सारा ही पास्ट में चल रहा है क्योंकि वो लास्ट वीक गए थे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा, सी के प्लेस पर करेक्ट क्या होगा, सा। बिंग फीड बाय देयर केयर टेकर्स माई लिटिल ब्रोदर वॉज, तो फीड की जगह क्या आएगा, पास्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, फेड। फैसिनेट बाय द monkeys who were jumping, तो फैसिनेट क्या है, प्रेजेंट है, तो इसके प्लेस पर पास्ट आएगा, फैसिनेटेड। फैसिनेट इनकरेक्ट है और फैसिनेटेड क्या है, इसके प्लेस पर करेक्ट है, तो ये आंसर हो जाएंगे। सेक्शन डी लिटरेचर पार्ट पर आते हैं, 18 मार्क्स का है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो चैप्टर में से ये लाइन दी गई है, तो कौन सा चैप्टर है ये, जोड़ी वाला चैप्टर है, दिस इज जोड़ीज फोन, तो उसमें से ये लाइन दी गई है। क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर अगर आपने रीड किया होगा, अच्छे से समझा होगा, तो बिल्कुल ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना, अपना चैप्टर अच्छे से समझना है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको चैप्टर आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है जोड़ी स्किम्ड द क्रीम ऑफ द मिल्क एंड पोर्ड मिल्क इनटू ए डैश फॉर द फोन, तो किसमें रखा था उसने मिल्क को, ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गोर्ड, तो इसमें गोर्ड आ जाएगा। कोई भी कटोरा या कटोरी ऐसा कुछ बर्तन हो सकता है जिसमें उसने मिल्क डाला था फ़ोन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिफिकल्टी डिड द फोन हैव एट द एंड ऑफ द पैसेज, तो कैसी डिफिकल्टी आई थी उसको, लाइन लिख सकते हो, इट बट इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क ही सेव्ड इट प्रिकॉशनली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोर्ड, क्योंकि गिरा दिया था, अब कुछ नहीं बन सकता था उस मिल्क का। तो फाइंड अ वर्ड फ्रॉम अ पैसेज विच मीन्स रिमूव्ड द टॉप लेयर, तो इसका मीनिंग बताना पैसेज में से, तो क्या है इसका मीनिंग, ओके तो इसका सेम मीनिंग है रिमूव द टॉप लेयर, उसने क्योंकि दूध की वो क्रीम निकाली, वो टॉप लेयर थी ना, तो उसको रिमूव किया, तो स्किम्ड का वही मीनिंग होता है। तो इसमें भी स्टेंजा दे रखा है, पोइम का दे रखा है, ये कौन सी पोइम है ये, तो ये ज्योग्राफी लेसन वाली पोइम है। इसके क्वेश्चन देखते हैं, पोइम आई होप आपने रीड कर रखी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑक्यूरेंस सेट्स द सीन फॉर द पोइम्स डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव, ऑक्यूरेंस क्या, कौन सी घटना डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव के लिए कौन सी घटना है वो सीन तैयार करती है, तो क्या है द एयरक्राफ्ट ascending इनटू द स्काई, जब वो एयरक्राफ्ट स्काई की तरफ चल पड़ता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द सिटी इज हाईलाइटेड व्हेन सीन फ्रॉम द स्काई, तो सिटी का क्या हाईलाइट होता है, इट्स डेवलपमेंट पैटर्न, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द फ्रेज स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल सजेस्ट दैट अबाउट व्हाट अबाउट द पोइट्स व्यू ऑफ द सिटी, 1 माइल का जो एरिया है वो ऊपर से पोइट देख रहा था, तो वो कितना लग रहा था, 6 इंचेस के इक्वल लग रहा था, तो इससे क्या पता लगता है, इट सीम्ड मच स्मॉलर देन इट इज, तो जितना है वो उससे बहुत ज़्यादा स्मॉलर लग रहा था, छोटा लग रहा था जब हम ऊंचाई से देखते हैं, तो कुछ भी हम ऊंचाई से कोई भी चीज़ देखते हैं तो बहुत छोटी दिखाई देती है। क्वेश्चन 11 पर आते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द चैप्टर पोर्ट्रे द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द सुनामी ऑन सर्वाइवर्स, तो सर्वाइवर्स पर कौन सा इम्पैक्ट डाला था सुनामी ने, इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो देखते हैं। The chapter portrays the emotional and psychological impact of the tsunami on survivors in different ways. It shows how some survivors experienced trauma, grief, loss of their loved ones and belongings. तो बहुत ज़्यादा शोक लगा था, ट्रोमा लगा था सर्वाइवर्स को, बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र्ड किया, दुख हुआ उन्हें, दर्द हुआ, पेन हुआ, एक तरह का उन्हें एक डर बैठ गया, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला उनके माइंड पर सुनामी ने। फॉर एग्जाम्पल इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, तो एक कैरेक्टर है चैप्टर में, उसने अपनी वाइफ को और अपने 2 बच्चों को खो दिया था। संजीव ड्राउंड
ड्राउन्ड वाइल ट्राइंग टू सेव अनदर वुमन। संजीव डूब गया था, वो दूसरी वुमेन्स को बचा रहा था। मेघना वॉज डेज्ड क्या होता है, घबराई हुई थी और कंफ्यूजन में थी। आफ्टर फ्लोटिंग 2 days, 2 दिन हो गए थे उसे फ्लोट करते हुए, तो वो घबराई हुई थी और कंफ्यूजन में भी थी। एंड अलमाज वॉज लेफ्ट अलोन विदाउट हर फैमिली, तो उसकी फैमिली सारी चली गई थी। तो कितना ज़्यादा इन सर्वाइवर्स ने सफ़र किया, किसी ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, किसी ने अपनी वाइफ को, किसी ने अपने बच्चों को। सारा ही इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है सुनामी का उन सर्वाइवर्स पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट रियलाइजेशन डज द पोइट हैव व्हेन द जेट इज 6 miles हाई। तो 6 miles ऊंचाई पर चला गया था, तो कैसा रियलाइज किया पोइट ने, ज्योग्राफी लेसन से लिया गया है। तो आंसर देखते हैं। The jet reached the height of around 6 miles. He realized that the earth is round and that it has more sea than land. तो कैसा लगता है कि अर्थ तो राउंड है और इसमें धरती से ज़्यादा क्या है, पानी है, समुद्र है। The poet cannot understand why people hate each other and kill each other. He cannot understand the reason for building borders. तो पोइट रियलाइज़ करते हैं कि पता नहीं लोग क्यों एक दूसरे को मारने को तैयार रहते हैं, इतना ज़्यादा वायलेंस करते हैं, मारपीट करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते देखना। बल्कि ऊपर से तो क्या दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी एक ही है। लोग बॉर्डर्स बनाते हैं, दीवारें खड़ी कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं, लेकिन एट सच अ ग्रेट हाइट द पोइट कैन सी ओनली अ सिंगल अर्थ एंड डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर डिवाइडेड। वो समझ नहीं पा रहा था कि पीपल क्यों डिवाइड हो रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा आतंक मचा रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन ऊपर से तो अर्थ क्या है, एक ही दिखाई दे रही है। पर 3rd है, व्हाट कंसर्न्स डिड मीलविल हैव अबाउट लिविंग जोडी अलोन इन द चैप्टर दिस इज जोडीज फोन। तो मीलविल जो उसके साथ गया था फॉरेस्ट में, तो वो क्यों कंसर्न दिखा रहा था कि जोडी को अकेला नहीं छोड़ना, क्यों। जोडी वॉज नॉट दैट फैमिलियर टू द फॉरेस्ट, सो मीलविल डिड नॉट वांट टू लीव जोडी अलोन एज ही वॉज अफ्रेड दैट जोडी कुड लूज हिज वे और गेट बीटन बाय अ स्नेक। तो इसलिए वो नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था जोडी क्या फैमिलियर नहीं है, उसे फॉरेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता, वो अपना रास्ता भी भूल सकता है, भटक सकता है, या कोई जंगली जानवर उसे खा जाए या उसको नुकसान करे या स्नेक उसको काट ले, तो ऐसा उसे डर था, इसलिए वो उसको अकेला नहीं छोड़ रहा था। और भी आप मॉडिफाई करके लाइन लिख सकते हो, बड़ा बना सकते हो आंसर को। ओके, 4th क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फेयरनेस ऑफ द अंट्स डिसीजन नॉट टू हेल्प द क्रिकेट इन द पोएम द अंट एंड द क्रिकेट। डू यू थिंक क्रिकेट डिजर्व्ड हेल्प, वाई और वाई नॉट। पोएम में क्या होता है, अंट उसकी हेल्प नहीं करती, तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा डिसीजन उसका फेयर था, उसने सही किया क्या। The Ant's decision not to help the cricket during the winter can be seen as justifiable from a practical perspective. Practical perspective से देखें तो बिल्कुल justify है, fair है उसका ये decision. The Ant worked hard during the summer and saved food for the winter, while the cricket wasted its time singing and did not store any food. Therefore, the Ant might have felt that the cricket did not deserve help as it failed to plan and prepare for the winter. तो Ant है वो पूरी summer लगी रहती, इतनी ज़्यादा hard work की उसने, अपना इकट्ठा किया खाना फ्यूचर के लिए, विंटर के लिए उसने प्रिपरेशन की। ऑन द अदर हैंड क्रिकेट ने क्या किया, अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, गाना गाता रहा पूरी समर, स्प्रिंग सीजन जब बहुत अच्छा टाइम था हार्डवर्क करने का, काम करने का, फूड इकट्ठा करने का, लेकिन उसने ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया। अंट उसकी हेल्प नहीं करती, क्योंकि वो उसको रियलाइज कराना चाहती थी कि तूने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, बिल्कुल अब तेरे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो वो अपनी गलती का एहसास करे, रिग्रेट फील करे। हाउएवर फ्रॉम अ मोरल स्टैंड पॉइंट वन कुड आर्ग्यू दैट द अंट कुड हैव शोन कंपैशन एंड हेल्प्ड द क्रिकेट डिस्पाइट इट्स लैक ऑफ प्रिपरेशन। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, तो उसका फेयर है ये डिसीजन। लेकिन अगर मोरल स्टैंड पॉइंट से देखें तो हर कोई आर्ग्यू कर सकता है, ऐसा बोल सकता है कि उसको थोड़ी कंपैशन, थोड़ी सहानुभूति उसकी तरफ दिखानी चाहिए थी। हो सकता है उसने प्रिपरेशन नहीं की, उसने हार्डवर्क नहीं किया, लेकिन थोड़ी बहुत उसे सहानुभूति, कंपैशन उसकी तरफ दिखानी चाहिए थी। तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वैसे उसका डिसीजन फेयर था। ओके, नंबर 5 है, व्हाट ऑफर डिड द ओल्ड मैन मेक टू द स्पीकर एंड व्हाट वाज द स्पीकर्स रिस्पॉन्स लास्ट बार्गेन। इसमें से दिया गया है ये, क्या ओल्ड मैन ने क्या ऑफर दिया था स्पीकर को, स्पीकर का रिस्पॉन्स क्या था। आंसर देखते हैं। ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, हाउएवर ही टर्न्ड इट डाउन बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट मनी कैन नॉट गिव हिम व्हाट ही एक्चुअली डिजायर्स। तो ओल्ड मैन उसको क्या ऑफर करता है, मनी ऑफर करता है, लेकिन वो जो स्पीकर हैं, ऑथर हैं, वो रियलाइज करते हैं कि मनी जो वो एक्चुअली डिजायर करते हैं, जो मनी नहीं दे सकती। ही हैड नॉट टिल देन रियलाइज दैट व्हाट ही एक्चुअली डिजायर्ड वाज हैप्पीनेस। तो उस टाइम तक उन्हें रियलाइज नहीं हुआ था कि उनकी एक्चुअली जो डिजायर है, जो वो चाहते हैं, वो क्या है, हैप्पीनेस है। व्हेन द ओल्ड मैन वाज काउंटिंग द गोल्ड कॉइंस द स्पीकर रियलाइज्ड दैट वंस द मनी वाज फिनिश्ड और द वर्क द ओल्ड मैन वांटेड टू हायर हिम फॉर वाज डन, ही वुड अगेन बी आउट ऑफ वर्क। तो जब वो ओल्ड मैन गोल्ड कॉइंस को काउंट कर रहा था, तो स्पीकर क्या रियलाइज करते हैं, सोचते हैं कि जब मनी फिनिश हो जाएगी और उनका जो जिस काम के लिए आए हैं वो खत्म हो जाएगा, तो फिर से वो उन्हें आउट कर देंगे, उन्हें बाहर
बाहर निकाल देंगे काम से। मोर देन डैट ही वुड बी बाउंड इन दिस बार्गेन, और वो इसमें फंस जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। इट डिड नॉट सेटिस्फाई हिम एंड देयरफॉर ही टर्नड इट डाउन, तो इसलिए वो सेटिस्फाई नहीं होते और रिफ्यूज करते हैं, ओल्ड मैन के ऑफर को ठुकरा देते हैं। तो इसी के साथ हमने पूरा सैम्पल पेपर सोल्व कर लिया है। तो ये सैम्पल पेपर 2 था, 1 हमने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो वो भी आप देख लेना। ये सैम्पल पेपर 2 है इंग्लिश का क्लास 8th का, जो अब हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है या फिर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगी। ओके, तो आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन एंड दिस वीडियो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मीट यू ऑल नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।